नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पारशर। इस वक्त देश के दोनों बड़ी पार्टियां इस बात पर लगी हुई हैं, मेरा नेता बड़ा, मेरा नेता सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। दोनों पार्टियां इस कवायद में लगी हैं कि मेरे नेता का ज्यादा माहौल बनाना है, मेरे नेता को ज्यादा ट्रेंड कराना है। खासतौर पर राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल गांधी की स्पीच को पूरी कांग्रेस पार्टी घुमा रही है। राहुल की स्पीच को मोदी की स्पीच से ज्यादा व्यूअरशिप वाली स्पीच बता रही है। इसके तुरंत बाद बीजेपी अपना डेटा लेकर गई, मोदी को मिलियन व्यूअरशिप वाला लीडर बताया। बीजेपी कांग्रेस इसी बात पर लड़ रही है कि मेरा नेता सबसे पॉपुलर है, लेकिन सच क्या है? पॉपुलैरिटी के रेस में कौन आगे है? लोकल से ग्लोबल तक किसका जलवा है? कांग्रेस बीजेपी के अलावा जो दूसरे डेटा है वो किसको नंबर 1 लीडर बता रहे हैं, देखिए। मोदी और राहुल में कौन सबसे ज्यादा पॉपुलर? मोदी और राहुल में कौन सबसे ज्यादा हिट? मोदी और राहुल में कौन सबसे बड़ा लीडर? मोदी और राहुल में किसका ग्राफ बढ़ा, किसका घटा? सोशल मीडिया पर किसका जलवा कायम, किसका है कम? ये हम नहीं पूछ रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं। जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी में सोशल मीडिया पर राहुल और मोदी की पॉपुलैरिटी को लेकर घमासान मचा है, उसके बाद ही ये सवाल उठा है। दोनों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन सच क्या है? सबसे पहले बात कांग्रेस की। कांग्रेस की टाइमलाइन को देखेंगे तो बिल्कुल अलग कहानी सुनाई देती है, एक अलग कहानी दिखाई देती है। देखिए मजा इस डिबेट का। जब तक आप हिंसा को बंद नहीं करोगे। कांग्रेस का इकोसिस्टम राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी दोनों की अविश्वास प्रस्ताव पर संसद में दी गई स्पीच को घुमा रहा है। उसी की व्यूअरशिप के आधार पर राहुल को मोदी से ऊपर दिखा रहा है। ऐसे दिखा रहा है जैसे 4 दिन में राहुल गांधी की सीट 200 से ऊपर पहुंच गई है। क्या सच में ऐसा हुआ है? पता नहीं, शायद कॉन्ट्रडिक्शन है। शायद पीएम मेरा चेहरा टीवी पे नहीं देखना चाहते, मगर फिर पीएम मेरी वीडियो के बारे में बात करते हैं। तो पता नहीं क्या है, बट मुझे लगता है शायद उनको मेरा चेहरा टीवी पे देखना अच्छा नहीं लगता। कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मैंने बोलना था, देखिए मुझे अपना काम करना है। मैं जानता हूं कि मीडिया पे कंट्रोल है, लोकसभा राज्यसभा टीवी पर कंट्रोल है, वो उसके बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं कर सकता हूँ, मगर मुझे अपना काम करना है। मैं अपने काम को करता हूँ। जहां भी भारत माता पर आक्रमण होगा वहां मैं आपको खड़ा मिलूंगा, भारत माता की रक्षा करते हुए मिलूंगा। सबसे पहले कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किए इस थंबनेल को देखते हैं। कांग्रेस संसद में राहुल रिटर्न्स का सैंपल लेकर आई। व्यूअरशिप का कंपैरिजन किया गया। संसद टीवी, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक का डेटा डाला गया। मोदी को राहुल से छोटा दिखाया गया। यही नहीं, पूरी कांग्रेस इसी डेटा को घुमा रही है। राहुल को मोदी से ऊपर बता रही है। कांग्रेस की सबसे जोरदार प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत्र का ट्विटर हैंडल है ये। डेटा वही है, भाषा भी वही है। बताया जा रहा है कि राहुल को जबरदस्त देखा जा रहा है। राहुल के ट्विटर पर जबरदस्त फॉलोअर बढ़ रहे हैं। इंस्टाग्राम में उनके थंबनेल और फोटो की चर्चा हो रही है। लेकिन बीजेपी कह रही है व्यूअरशिप का कोई नहीं चक्कर है, मोदी की राहुल से कोई नहीं टक्कर है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की अपार लोकप्रियता है। मोदी जी आज देश नहीं दुनिया के नेता हैं और देश को जिन ऊंचाइयों पर ले गए कोई सोच नहीं सकता। एक ऐसे प्रधानमंत्री जो दिन और रात अगर सोचते हैं तो अपने देश के बारे में सोचते हैं, देश की जनता के बारे में सोचते हैं, और अब तो मैं कहूँगा कि केवल देश और जनता नहीं, दुनिया के बारे में सोचते हैं। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण के विषय हो, अब एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य, जो इस तरह का सोच जिनका हो, अब उनसे मुकाबला तो करते बनता नहीं है। अब मुकाबला करते नहीं बनता तो क्या करें? नरेंद्र मोदी जी के समर्थन की बाढ़ है, तो उस बाढ़ के डर से एक पेड़ पे बैठ जाओ। अगर इनको अलग अलग छोड़ दिया जाए तो एक दूसरे को काटे, एक दूसरे के खिलाफ ही काम करते हैं, अलग अलग राज्यों में लड़ते रहें, और किस ढंग से लड़ते रहें ये देश जानता है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन मोदी जी के डर के कारण सब एक ही पेड़ की डालों पर डटे हुए हैं और आज मित्रता जता रहे हैं।
इनकी असलियत जनता जानती है। इस बीच बीजेपी भी मोदी राहुल का संसद में दी गई स्पीच का डेटा लेकर आई। कांग्रेस 4 दिन की कहानी सुना रही थी, बीजेपी 4 से लेकर 40 दिन का डेटा लेकर आई। राहुल की पॉपुलैरिटी के दावे को झूठी कहानी बताई। बीजेपी ने दावा किया कि पीएम मोदी के अकाउंट्स पर पिछले 1 महीने में लगभग 79.9 लाख एंगेजमेंट हुए हैं। वहीं राहुल गांधी के ट्विटर पर 1 महीने के अंदर 23,83,000 एंगेजमेंट हुए हैं। पिछले 3 महीने में पीएम मोदी के ट्विटर अकाउंट पर 2,77 लाख तो राहुल गांधी के ट्विटर पर 58,23,000 एंगेजमेंट हुए हैं। बीजेपी ने फेसबुक और यूट्यूब को लेकर भी डेटा शेयर किया। बीजेपी के मुताबिक फेसबुक पर पीएम मोदी को पिछले 1 महीने में 57,89,000 यूजर्स का एंगेजमेंट मिला, जबकि राहुल गांधी के फेसबुक पेज पर इसी समय में 28,38,000 एंगेजमेंट दर्ज हुए। इस साल पीएम मोदी के फेसबुक पर 3,25,00,000 एंगेजमेंट रहा तो राहुल गांधी के फेसबुक पर ये 1,88,00,000 ही रहा। बीजेपी के दावे के मुताबिक पीएम मोदी के यूट्यूब चैनल पर पिछले 1 महीने में 25,46,00,000 व्यूज मिले, जबकि राहुल गांधी के यूट्यूब पर लगभग 4,82,00,000 व्यूज रहा। इस साल में प्रधानमंत्री मोदी के यूट्यूब पर 75,79,00,000 व्यूज थे, जबकि राहुल गांधी के इस दौरान 25,38,00,000 व्यूज मिले। यही नहीं, इंस्टाग्राम के फोटो पोस्टर रील्स का भी बीजेपी डेटा लेकर आई। बीजेपी कह रही है कांग्रेस का दावा झूठा है, पॉपुलैरिटी में मोदी का ग्राफ बहुत ऊंचा है। नरेंद्र मोदी के अकाउंट में व्यूवरशिप का ऊपर डेटा है, कंपैरिजन में राहुल की व्यूवरशिप में बहुत टोटा है। बीजेपी मोदी की हाई रेटिंग वाली थंबनेल दिखा रही है। एक थंबनेल देखिए। दुनिया की टॉप 3 अर्थव्यवस्था बनेगा भारत को 10.5 मिलियन ने देखा, जबकि करप्शन डायनेस्टी अपीसमेंट वाले थंबनेल को 19.1 मिलियन व्यूवरशिप मिली। भारत मंडपम वाले थ्रेडनेल को 19.7 लाख मिलियन लोगों ने देखा। आदिवासियों से मिलने वाले थंबनेल को 17.8 मिलियन लोग देख चुके हैं। दावा तो यह है कि मोदी की व्यूवरशिप मिलियंस के पार है। बीजेपी कह रही है इंस्टाग्राम पर मोदी का डेटा तो मिलियन में है, पर राहुल कहां है? राहुल के मोदी मौन है वाले पोस्ट को 1.5 मिलियन ने देखा। मंडी में मंदी क्यों है उसको 1.1 मिलियन व्यूवरशिप मिली। टमाटर में आग लगी है को सिर्फ 9 लाख लोगों ने देखा। बीजेपी ये सब डेटा पेश कर रही है, कह रही है मोदी और राहुल की पॉपुलैरिटी में अर्श और फर्श का फर्क है। बीजेपी कांग्रेस दोनों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कांग्रेस संसद में स्पीच को लेकर अपने डेटा दिखा रही है, राहुल को मोदी से ऊपर बता रही है। इसीलिए हमने भी दोनों की पॉपुलैरिटी चेक की जब राहुल का भाषण हुआ और मोदी का भाषण हुआ। हमने गूगल ट्रेंड का वही समय निकाला जिस दिन राहुल गांधी की वापसी हुई और राहुल अविश्वास प्रस्ताव पर बोलने के लिए 9 अगस्त को दोपहर 12:10 पर बोलना शुरू किए। दोपहर 12:30 बजे राहुल गांधी की स्पीच जब फुल फॉर्म में थी तो राहुल का सर्च करने का स्कोर मोदी से ऊपर था। जहां राहुल का एवरेज पॉइंट 40 था, वहीं मोदी का एवरेज 31 था। उस दिन राहुल का स्कोर 3:30 बजे सबसे ज्यादा 56 पर पहुंच गया, जबकि नरेंद्र मोदी 31 पॉइंट पर ही थे। लेकिन सवाल है कि उस दिन क्या हुआ जब मोदी भाषण देने आए। 10 तारीख को जिस दिन मोदी की स्पीच होनी थी, उस दिन सुबह 6:30 बजे से ही मोदी के पॉपुलैरिटी स्कोर में बढ़त देखी गई। 6:30 बजे मोदी और राहुल दोनों का पॉइंट 30-30 के बराबर था। 5:30 बजे मोदी के भाषण के दौरान नरेंद्र मोदी का सर्च स्कोर 100 पर पहुंच गया, जबकि राहुल गांधी का 30 से भी कम होकर 22 पॉइंट हो गया। जिस 4 दिन की बात कांग्रेस कर रही है, उस दिन के एवरेज में भी नरेंद्र मोदी का स्कोर 34 था, जबकि राहुल गांधी 20 पॉइंट पर है। मैंने कहा ना 14, 17, 19, 22 और फिर चिंता मत करो 24 में खाता भी नहीं खुलने वाला है। 24 में डबल इंजन की सरकार फिर से रिपीट करेगी और मैं फिर इस बात को कहता हूं, ये तो अभी 23 से 28 चल रहा है, 27 चल रहा है और 27 से लेकर के 32 में भी फिर यही रिपीट होने वाला है। घबराइए मत। लोकप्रियता में कांग्रेस राहुल को आगे बता रही है और बीजेपी मोदी को, जबकि कई आंकड़े कुछ और कहानी बता रहे हैं। कांग्रेस जो भी दावा करे, कोई भी डेटा लेकर आए, सच्चाई यह है कि पीएम मोदी का कोई सानी नहीं है। ये हम नहीं कह रहे, वर्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के डेटा कह रहे हैं। पिछले 30 दिन के डेटा में प्रधानमंत्री मोदी 5वें नंबर पर है।
उनकी लोकप्रियता पिछले 30 दिनों में और भी ज्यादा बढ़ गई है। ये ग्लोबल डेटा है। यहाँ राहुल गांधी क्या कोई दूसरा भारतीय भी दूर दूर तक नहीं है। कांग्रेस सच्चाई जानने के बजाय संसद की स्पीच का ही मीटर देख रही है। वो बताना नहीं चाहिए देशवासियों को। इतना मैं सोचता हूँ कि देशवासी अपेक्षा करते हैं प्रधानमंत्री से। खाली मजाक उड़ा करके आपने 2 घंटे का भाषण दे दिया, बड़े खुश हो रहे हो, ताली बजवा रहे हो, नारे लगवा रहे हो, ये अच्छी बात नहीं। राहुल गांधी जी कल ठीक कहा, ये तमाशा नहीं होना चाहिए ना। पार्लियामेंट तमाशा किस बात का हो रहा है? तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि ये जो हरकतें हो रही है देश में उचित नहीं है। देशद्रोही हो तो ये मैंने आपको सिर्फ 2 उदाहरण दिए। जब से राहुल गांधी दोबारा संसद में आए हैं, कांग्रेस माहौल बनाने में जुट गई है और मोदी को डाउन करने में। किस किस तरह से एंटी मोदी माहौल बनाया जा रहा है, बस इसी से समझ लीजिए। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि बीजेपी में अब नरेंद्र मोदी की वैल्यू नहीं है। कांग्रेस कभी मुक्त नहीं होने वाली है। हर घर में कांग्रेस है देश के अंदर। इनकी पार्टी की हालत खराब हो रही है। इनकी पार्टी में फूट है। इनकी पार्टी में वो रेस्पेक्ट खत्म हो रहा है मोदी जी का खुद का। ये चिंता की वजह होना चाहिए मोदी खुद के लिए। आज जो पहले रेस्पेक्ट था पब्लिक में वो तो कम हुआ है। मोदी जी का रेस्पेक्ट जो है उसके साथ में इनकी पार्टी में कम हो रहा है। पूछ लीजिए आपके बीजेपी वालों से इनकी मीटिंगों में क्या होता है, पहले क्या होता था, अब क्या होता है। इनके संसदीय दल की मीटिंग होती है पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल के अंदर, वहाँ क्या माहौल होता है, पहले क्या था, अब क्या है, मालूम कर लीजिए आप लोग। मैं मोदी जी को कहना चाहूँगा इस बात को समझा, ओबीसी के सम्मानित प्रधानमंत्री हो, ओबीसी का मान सम्मान तो रखो कम से कम। आप जिस प्रकार से आपका अप्रोच है उससे आपकी पार्टी आपके खिलाफ हो रही है। धीरे धीरे रिवोल्ट हो सकता है आपके खिलाफ में। बात कहां से शुरू की और कहां मोदी की जाति को लेकर आ गए। अशोक गहलोत पिछड़ा वोट समीकरण के सहारे ही राजस्थान की सत्ता में लंबे समय से टिके हुए हैं। इसीलिए अब वो मोदी के ओबीसी क्रेडेंशियल्स पर सवाल खड़े कर रहे हैं। टीम राहुल कोई भी माहौल बनाए, लेकिन मोदी की लाइन क्लियर है। उसे समझना है तो बीजेपी के ट्विटर हैंडल से किए इस पोस्ट को देखिए। ये वही लाइन है जिसे नरेंद्र मोदी ने संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर स्पीच देते हुए INDIA के आई पर कांग्रेस और उनके साथियों का पूरा चरित्र चित्रण कर दिया था। दूर युद्ध से भागते, दूर युद्ध से भागते, नाम रखा रणधीर। दूर युद्ध से भागते, नाम रखा रणधीर। भाग्य चंद की आज तक, भाग्य चंद की आज तक सोई है तकदीर। भाग्य चंद की आज तक सोई है तकदीर। आदरणीय अध्यक्ष जी, इनकी मुसीबत ऐसी है कि खुद को जिंदा रखने के लिए, खुद को जिंदा रखने के लिए इनको एनडीए का ही सहारा लेना पड़ा है। खुद को जिंदा रखने के लिए इन्हें एनडीए का ही सहारा लेना पड़ा है। लेकिन आदत के मुताबिक घमंड का जो आई है ना, आई वो उनको छोड़ता नहीं है और इसलिए एनडीए में 2 आई पिरो दिए, 2 घमंड के आई पिरो दिए। पहला आई 26 दलों का घमंड और दूसरा आई एक परिवार का घमंड। एनडीए भी चुरा लिया कुछ बचने के लिए और इंडिया के भी टुकड़े कर दिए। आई डॉट, एन डॉट, डी डॉट, आई डॉट। ये सच है कि राहुल गांधी की सांसदी बहाल होने के बाद उनके फेवर में माहौल बना है। टीम INDIA के भीतर भी राहुल के आने से जोश बढ़ा है। लेकिन ये भूलना नहीं चाहिए कि सामने मोदी हैं, जिनको अगले टर्म में भी आने का पूरा भरोसा है।
जिनका पॉपुलैरिटी में लोकल से लेकर ग्लोबल तक ग्राफ चढ़ता ही जा रहा है। आप तैयारी करके क्यों नहीं आते जी? थोड़ी मेहनत कीजिए। और मैंने 5 साल दिया आपको मेहनत करने के लिए। 18 में कहा था कि 23 में आप आना, जरूर आना। 5 साल भी नहीं कर पाए आप लोग। क्या हाल है आप लोगों का, क्या दारिद्र्य है। मैं आज देख रहा हूं कि आपने तय कर लिया है कि एनडीए और बीजेपी 2024 के चुनाव में पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ करके भव्य विजय के साथ जनता के आशीर्वाद से वापस आएंगे। प्रयागराज में अतीक के अतीत होने के बाद अब अली नैनी जेल से रंगदारी के लिए लोगों को धमका रहा है। शहर में शूटर भेजकर वो लोगों की जमीन पर कब्जा जमा रहा है। रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दे रहा है। नैनी जेल में किसका भूत अब अली के सिर चढ़कर नाच रहा है। वहीं लेडी डॉन शाइस्ता परवीन औने पौने दामों पर डॉन की जमीन ठिकाने लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन देवरानी जैनब का एक चैट पुलिस के हाथ लगने के बाद डॉन की फैमिली पर नया संकट आ गया है। अब शाइस्ता ज्यादा दिनों तक भाग नहीं पाएगी। क्यों? इस रिपोर्ट में देखिए। नैनी जेल में डॉन का भूत। हाई सिक्योरिटी सेल में हड़कंप। प्रयागराज का माफिया कब का मिट्टी में मिल चुका है, लेकिन उसका भूत अभी जिंदा है। उस भूत का खौफ एक बार फिर प्रयागराज को डरा रहा है। अतीक वाला भूत उसके नंबर 2 बेटे अली पर सवार हो गया है। अतीक की तरह अली भी प्रयागराज में खून बहाने का मौका ढूंढ रहा है। वो नैनी जेल में बैठकर साजिश पर साजिश रच रहा है। अली नैनी जेल से रंगदारी का सिंडिकेट फिर एक्टिव कर चुका है। उसने प्रयागराज में अतीक के पुराने गुर्गों का नया नेटवर्क बनाकर उन्हें रंगदारी के धंधे में लगा दिया है। अली के खिलाफ 11 अगस्त को करेली थाने में 2 नई एफआईआर दर्ज की गई। पहली एफआईआर कसारी मसारी के रहने वाले अफजल ने दर्ज कराई है। दूसरी एफआईआर पूर्व विधायक आसिफ जाफरी के भाई वाशिक जाफरी ने दर्ज कराई है। अली ने शूटर भेजकर असलम से 30 लाख की रंगदारी और वाशिक जाफरी से 10 लाख की रंगदारी मांगी है। रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी है। असलम ने एफआईआर में लिखाया है कि 7 अगस्त को सुबह 10 बजे अली ने अपने 3 शूटर उसके खेत पर भेजे। गांव के कुछ लोगों ने उसे बताया कि अली और असाद कालिया के शूटर ऐनुद्दीनपुर गांव के उस खेत पर कब्जा कर रहे हैं। असलम अपने भतीजे के साथ मौके पर पहुंचा, लेकिन अली के शूटर मस्जिद के पास छुप गए। आधा घंटे बाद जैसे ही असलम खेत से वापस मस्जिद के पास आया, अली के शूटरों ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। असलम ने 5 लोगों के खिलाफ मारपीट करने, रंगदारी मांगने और खेत पर जबरन कब्जा करने के अलावा जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। इनमें पहला आरोपी फैजान, दूसरा आरोपी अल्तमस और तीसरा आरोपी अली और चौथा आरोपी असाद कालिया को बनाया गया है। असलम का आरोप है कि सभी शूटर अवैध हथियारों के साथ आए थे। उसे बाइक से गिराने के बाद कट्टे की बट और लात घूंसों से जमकर पीटा। इसके बाद अली और असाद कालिया का संदेश सुनाया। उन्होंने कहा कि अगर जान और जमीन की सलामती चाहते हो तो 1 हफ्ते में 30 लाख रुपए दे दो, वरना जमीन को भूल जाओ। अली ने अपने गुंडों के साथ एक सादा स्टाम्प पेपर भी भेजा था, जिसमें उसके शूटरों ने जबरन असलम से साइन करा लिए। इसके बाद 1 हफ्ते में 30 लाख कैश देने का अल्टीमेटम देते हुए चले गए। साथ ही ये भी कह गए कि अगर 30 लाख नहीं दिए तो जमीन की रजिस्ट्री अली के नाम हो जाएगी। जमीन कब्जाने और रंगदारी मांगने का सेम यही पैटर्न अतीक अहमद का हुआ करता था। बस फर्क यह है कि अतीक नैनी सेंट्रल जेल में दरबार लगाता था, जबकि अली गुंडे भेजकर रंगदारी मांग रहा है। अतीक जमीन का इस कदर भूखा था कि वो अपने रिश्तेदारों तक को नहीं छोड़ता था। अली भी उसी ढर्रे पर चल पड़ा है। उसके खिलाफ प्रयागराज के करेली थाने में एक और एफआईआर दर्ज हुई है। कौशांबी के चायल विधानसभा से बीएसपी एमएलए रहे आसिफ जाफरी के भाई वाशिक जाफरी से 10 लाख की रंगदारी मांगी है।
वाशिक ने कुछ साल पहले प्रयागराज के 60 फुटा रोड पर एक प्लॉट खरीदा था। अली के गुर्गे उस प्लॉट पर कंस्ट्रक्शन करने के एवज में 10 लाख की रंगदारी मांग रहे हैं। रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने और प्लॉट पर कब्जा करने की धमकी दे रहे हैं। वाशिक ने असाद कालिया, अतीक के बेटे अली और इमरान के खिलाफ केस दर्ज कराया है। करेली थाना पुलिस ने अली और असाद कालिया समेत 5 गुर्गों के खिलाफ धारा 447, 341, 307, 386, 323, 504, 506 और 120B के तहत केस दर्ज किया है। अली पर पहला केस भी अपने रिश्तेदार जीशान से रंगदारी मांगने का दर्ज हुआ था। जीशान अतीक के साड़ू का भाई है। अली पर पहले ही 4 केस दर्ज थे, लेकिन 2 नए केस को मिलाकर अब अली पर कुल 6 केस दर्ज हो चुके हैं, जिनमें ज्यादातर रंगदारी मांगने के हैं। अली ने 2022 में सरेंडर किया था, तभी से नैनी जेल में बंद है। लेकिन लाख टके का सवाल ये भी है कि नैनी जेल की हाई सिक्योरिटी बैरक में बंद अली कैसे अपना नेटवर्क चला रहा है, जेल में कौन उसकी मदद कर रहा है, जबकि जेल सिक्योरिटी का दावा है कि वो 24 घंटे सीसीटीवी की निगरानी में है। अतीक और अशरफ की हत्या के बाद बॉडी वॉर्न कैमरे से लैस सुरक्षा कर्मी 24 घंटे उसके बैरक के बाहर तैनात रहते हैं। अब अली के नए कारनामे की जांच प्रयागराज पुलिस ने शुरू कर दी है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अतीक और अशरफ के मिट्टी में मिल जाने के कुछ महीने बाद तक शांत रहने वाला गैंग क्या फिर सर उठाने लगा है? क्या अतीक गैंग की कमान अली ने संभाल ली है? उमेशपाल मर्डर के बाद माफिया अतीक के परिवार के 3 विकेट गिर चुके हैं। सबसे पहले बेटे असद का एनकाउंटर झांसी में हुआ। उसके बाद अतीक और अशरफ को उसी प्रयागराज में छलनी कर दिया गया, जहां उसकी तूती बोलती थी। अब अतीक की बेगम लेडी डॉन शाइस्ता फरार है। अशरफ की बेगम जैनब अंडरग्राउंड है। अतीक के 2 बेटे उमर लखनऊ जेल में और अली नैनी जेल में है, जबकि 2 नाबालिग बेटे बाल सुधार गृह में हैं। अली और उमर पर जो केस है, योगी सरकार में उनका जेल से बाहर निकल पाना करीब करीब नामुमकिन है। ऐसे में लेडी डॉन शाइस्ता परवीन जेल जाने के डर से भागी भागी फिर रही है। लेकिन सवाल यह है कि कानून के हाथों से कब तक बच पाएगी। प्रयागराज के जिस चकिया में अतीक की गली में बिना इजाजत कोई कदम नहीं रखता था, चाहे वो पुलिस वाला ही क्यों ना हो, वहां योगी राज में धूमनगंज थाने की पुलिस मुनादी करा रही है। यूपी सरकार ने शाइस्ता को भगोड़ा घोषित कर दिया है। धूमनगंज थाने के इंचार्ज राजेश मौर्य ने मुरादी कराकर 82 का नोटिस उस खंडर हो चुके घर की दीवार पर चस्पा करा दिया है, जहां पहले शाइस्ता अपने परिवार के साथ रहती थी। शाइस्ता के अलावा बमबाज गुड्डू मुस्लिम को भी भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। शूटर साबिर को भी पुलिस ने भगोड़ा घोषित कर दिया है। अब नंबर जैनब और अरमान का है। अगर इन दोनों ने सरेंडर नहीं किया तो इन्हें भी पुलिस 82 का नोटिस जारी कर भगोड़ा घोषित करेगी। सूचित किया जाता है कि मुकदमा का संख्या 14/23 जो उमेशपाल हत्याकांड से संबंधित है, इसमें शाइस्ता परवीन जो कि माफिया अतीक अहमद की पत्नी है, वो घटना के दिन से ही बादस्तूर फरार है। माननीय न्यायालय सीजेएम के आदेश से इनके विरुद्ध 82 का आदेश पालन हुआ है। चूंकि अभी भगोड़े की स्थिति में है, इसलिए माननीय न्यायालय के आदेश से यहाँ पर आदेश को की एक प्रति चस्पा किया गया है, जो कि जिसके ऊपर 50,000 का इनाम भी है। गुड्डू मुस्लिम और शूटर साबिर के घर पर भी 82 का नोटिस चस्पा कर दिया गया है। दोनों उमेशपाल मर्डर केस में सीसीटीवी में कैद हुए थे। गुड्डू बमबाजी कर रहा था और साबिर राइफल से फायर कर रहा था। साबिर की गोली से ही एक गनर की मौत हुई थी, जो उमेशपाल के साथ सिक्योरिटी में तैनात थे। अब सवाल उठता है कि शाइस्ता कहां है और क्यों फरार है। शाइस्ता की आखिरी लोकेशन यूपी के आजमगढ़ के करीब पाई गई है। वो अपने किसी परिचित से मिलने बिलारमऊ गांव और आमनाबाद पहुंची थी, लेकिन रात में ही यूपी पुलिस और एसटीएफ ने पूरे गांव को घेर लिया। घरों की तलाशी ली गई, लेकिन शाइस्ता बचकर निकल गई। उससे पहले शाइस्ता की लोकेशन लखनऊ के आसपास मिली। पुराने लखनऊ के इलाकों में उसकी मौजूदगी का पता चला, लेकिन जब तक यूपी पुलिस और एसटीएफ पुराने लखनऊ की घनी बस्तियों में उसकी घेराबंदी करते, लेडी डॉन फिर खिसक गई। ऐसे में सवाल उठता है कि कौन बार बार शाइस्ता को पुलिस की गिरफ्तारी से बचा रहा है? कौन है
जो पुलिस और एसटीएफ के पहुंचने की जानकारी उस तक पहुंचा रहा है। सूत्रों के मुताबिक ऐसा कोई सफेदपोश नेता, रिटायर्ड खाकी वाला या फिर कोई बाहुबली हो सकता है जो अतीक का करीबी रहा हो। बीते 6 महीने से शाइस्ता बार बार ठिकाने बदल रही है। वो देश से बाहर भागने की कोशिश भी कर चुकी है। सूत्रों के मुताबिक वो पहले बंगाल के रास्ते बांग्लादेश भागने की फिराक में थी, लेकिन गुड्डू मुस्लिम ने धोखा दे दिया। फिर बहराइच के रास्ते नेपाल भागने की फिराक में थी, जहां वो अतीक के पुराने नेटवर्क की मदद से दुबई भाग जाना चाहती थी, लेकिन यहां भी उसे धोखा मिला। उससे पहले वो प्रयागराज के खातर वाले इलाके में छुपी थी, लेकिन अब्दुल कवी ने धोखा दे दिया। अब सवाल उठता है कि शाइस्ता को एनकाउंटर का कोई डर नहीं है, तो फिर वो भाग क्यों रही है? दरअसल शाइस्ता पर कुल 4 केस दर्ज हैं, जिनमें सबसे जघन्य मामला उमेश पाल मर्डर की साजिश में शामिल होना है। इस केस पर एनकाउंटर होने का कोई डर नहीं है, बशर्ते कि उसके साथ चल रहे गुर्गे पुलिस पर फायरिंग नहीं करे। सूत्रों के मुताबिक शाइस्ता परवीन अतीक के पुराने वफादारों के संपर्क में है। शाइस्ता बातचीत के लिए नॉर्मल फोन का इस्तेमाल नहीं करती। जब भी उसे किसी से संपर्क करना होता है वो फेस टाइम पर बातचीत करती है। फेस टाइम आईफोन का एक ऐसा फीचर है जिसमें हुई बातचीत को पकड़ना सुरक्षा एजेंसियों के लिए मुश्किल का काम होता है। इसका इस्तेमाल अतीक अहमद ने ही उसे सिखाया जब अतीक साबरमती जेल में बंद था और शाइस्ता उससे मिलने जाती थी। पता ये भी चला है कि शाइस्ता अतीक के उन्हीं करीबियों के संपर्क में है जो कई साल पहले अपराध की दुनिया से अपना संपर्क तोड़ चुके हैं। अब सवाल उठता है कि शाइस्ता कब तक सरेंडर करेगी? सूत्रों के मुताबिक शाइस्ता किसी तरह अतीक की बेनामी संपत्तियों को ठिकाने लगाना चाहती है, खास तौर पर वो संपत्तियां जिन्हें अतीक ने अपने गुर्गों के नाम कराई थी। प्रयागराज, लखनऊ, नोएडा, गुरुग्राम और मुंबई में हो सकती हैं। इसके अलावा अतीक ने रंगदारी और माफियागिरी से जो अकूत दौलत कमाई थी, उसे रियल एस्टेट के अलावा बाजार में भी लगाया था। सूत्रों के मुताबिक बाजार में लगा ज्यादातर पैसा अतीक और अशरफ का मर चुका है। कोई भी अब यह कबूल करने को तैयार नहीं है कि अतीक से उसने पैसा लिया था। लिहाजा शाइस्ता का पूरा फोकस रियल एस्टेट में बनाई गई बेनामी प्रॉपर्टी को बेचने पर है। उसके पास पैसों की भारी किल्लत हो चुकी है। हवाला के जरिए मिलने वाला पैसा भी बंद हो चुका है। शाइस्ता परवीन और जैनब की प्रॉपर्टी की डील करने वाले वकील विजय मिश्रा के बारे में कई अहम खुलासे हुए हैं। जैनब और विजय मिश्रा की कई व्हाट्सएप चैट पुलिस को मिली हैं जिन्हें डिकोड किया जा रहा है, लेकिन विजय मिश्रा की गिरफ्तारी ने शाइस्ता परवीन और जैनब की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लेडी डॉन शाइस्ता परवीन और देवरानी जैनब विजय मिश्रा के जरिए ही बेनामी प्रॉपर्टी ठिकाने लगाने की कोशिश में थी, लेकिन विजय मिश्रा की गिरफ्तारी से दोनों का खेल बिगड़ गया है। पुलिस जैनब और विजय मिश्रा के बीच हुए व्हाट्सएप चैट को डिकोड करने की कोशिश कर रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक फरारी के दौरान वकील विजय मिश्रा लगातार जैनब को वित्तीय मदद पहुंचा रहा था। कई बिल्डरों से पैसे की लेन देन की बात भी व्हाट्सएप चैट से मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक व्हाट्सएप चैट पर जैनब ने लिखा था, लखनऊ में मुलाकात होगी। विजय मिश्रा ने जवाब दिया, जल्द मुलाकात होगी। इन्वेस्टमेंट को लेकर भी बात हो गई है। एम बदमाशी कर रहा है, उसको समझाना पड़ेगा। एम कौन है? पुलिस इसका पता लगाने में जुटी है। इससे पहले वाला क्या हुआ, उसको समझाना पड़ेगा। कुछ सही तरीके से जवाब नहीं दे रहा है। आप अपना लोकेशन बदल देना और आपको मिठाई उसी लोकेशन पर मिल जाएगी। लखनऊ बात किए थे। मुझे लग रहा है कि वो किसी पुलिस वाले के संपर्क में है। फोन डिस्कनेक्ट कर देता है। किसी कॉमन मैन के बारे में बात हो रही है। कब तक काम हो जाएगा? काम जल्दी करवाओ, जल्द होगा, परेशान मत हो। लखनऊ में बात हो गई है, जल्द होगा कुछ ना कुछ। एसटीएफ वाले पीछे पड़े हैं, बहुत दिक्कत हो रही है। इसके बाद विजय मिश्रा लखनऊ में ही एक बड़ी डील करने आया था। इस डील में जैनब भी अपने भाई सद्दाम से मिलने पहुंची थी, लेकिन विजय मिश्रा की गिरफ्तारी होते ही जैनब वहां से बच निकली। 31 जुलाई को नूह में भड़की हिंसा की आग अभी ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि एक बार फिर हरियाणा का माहौल गर्मा गया है। मौका था हिंदू महापंचायत का, जो हरियाणा के पलवल में आयोजित की गई। हजारों की भीड़ जुटी, तमाम भाषणबाजी हुई और फैसला लिया गया कि जो काम अधूरा छूट गया था उसे फिर से शुरू किया जाएगा। इस महापंचायत में और क्या हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। बात केवल मेवात तक रुकने वाली नहीं है कि यह मेवात की सीमा तक की लड़ाई है। यह लड़ाई पलवल की है,
ये लड़ाई फरीदाबाद की है, दिल्ली रहे, कोई भी इनसे सुरक्षित नहीं है, ये मैं आपको ध्यान में दिलाना चाहता हूं। जिस दिन हम सभी जाति पाति को छोड़ के 36 बरादरी एक होने का काम करेंगे, उसी दिन हमारे से ताकतवर और हमारे से बहादुर आदमी कोई नहीं है। और जिस दिन हम एक हो गए, आप लोगों के सामने आंख उठाने की किसी की ताकत नहीं होगी। जो बड़कली चौक में जो घटना हुई वो नल्लड़ मंदिर से 20 किलोमीटर दूर है। वहां पे ना तो कोई मानसर आया, जबकि वहां पे इतना अत्याचार कर गया। हिंदुओं की दुकान चुन चुन कर तोड़ी गई, तोड़ने के बाद उनमें आग लगाई गई। हिंसा के 14 दिन बाद एक बार फिर नूह का माहौल गर्मा गया। वजह रही पलवल में आयोजित सर्वजातीय हिंदू महापंचायत, जिसमें कई गांव के सैकड़ों लोग जुटे। बीजेपी विधायक भी पहुंचे। पहले इस महापंचायत को नूह में किया जाना था, लेकिन प्रशासन ने कर्फ्यू और माहौल को देखकर परमिशन नहीं दी, जिसके बाद पलवल की नूह पलवल रोड पर पौंडरी गांव में ये महापंचायत की गई। इस महापंचायत के 2 ही मेन एजेंडे रहे। पहला, खंडित यात्रा को पूरी करना, और दूसरा, हिंसा के दोषियों को सजा दिलाना। और जैसी की उम्मीद थी, जब ये महापंचायत उठी तो ब्रजमंडल यात्रा को लेकर महापंचायत ने फैसला लिया कि हिंसा के कारण अधूरी यात्रा को 28 अगस्त को पूरा किया जाएगा। 22 तारीख को जो हमारे धार्मिक संगठनों के साथी हैं, उन्होंने पंचायत से कहा है कि यात्रा हमारी वो अधूरी है, इसलिए उस यात्रा को पूरा किया जाना चाहिए। तो जो हमारे उस धार्मिक संगठनों के साथी हैं, उन्होंने पंचायत से अनुरोध किया है और पंचायत ने उनकी बात को तहे दिल से स्वीकार कर दिया कि भाई आप यात्रा जो आपका मुहूर्त है उससे यात्रा निकालो। और उन्होंने तय किया कि 28 तारीख को हम यात्रा निकालेंगे और उसमें आप सबका सहयोग वांछित है, सबका सहयोग मांगा। महापंचायत में ब्रजमंडल यात्रा के अलावा कई और बड़े फैसले लिए गए। महापंचायत में 51 सदस्यीय कमेटी ने निर्णय लिया। 31 जुलाई को झगड़े में मारे गए लोगों की याद में प्रस्ताव पास किया गया। नूह हिंसा की जांच राज्य सरकार की जगह NIA से कराए जाने की मांग की गई। हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए और सरकारी नौकरी देने की मांग की गई। हिंसा में घायल हुए लोगों को 50 लाख रुपए देने की मांग की गई। जिनका भी हिंसा के दौरान नुकसान हुआ है, उसका आकलन और पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग की गई। नूह जिले से सभी विदेशी लोगों को बाहर निकालने की मांग की गई। आत्मरक्षा के लिए हथियार अगर लिए जाएं, तो सरकार सख्ती ना करे, ऐसी भी मांग रखी गई। केंद्रीय फोर्स का एक हेडक्वार्टर मेवात में खोलने की मांग की गई। दंगाइयों की पहचान करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। पंचायत की सरकार से मांग है कि नूह हिंसा से जुड़े मुकदमों को गुड़गांव या दूसरे जिलों में ट्रांसफर किया जाए। नूह जिले का स्टेटस खत्म किया जाए। इस इलाके को गौ हत्या मुक्त घोषित किया जाए। सभी लोग अपने घरों में गाय पालें और 28 अगस्त को शोभा यात्रा दोबारा निकालने का निर्णय भी लिया गया। मेवात की समस्या के लिए योगी मॉडल अवश्य अपनाया जाए। बस मैं छोटी सी बात यही कहते हुए, जो दुर्घटना घटी है इसे पूरा संज्ञान लिया जाए, इन बातों पर विचार किया जाए और आने वाली जल अभिषेक यात्रा 28 तारीख का ये सरदारी निर्णय लेके उठे। हमें जबरदस्त, कोई हम विदेश में तो कर नहीं रहे, अपने नूह जिले में कर रहे हैं, उसमें जबरदस्त समर्थन सरदारियों का होना चाहिए और हिंदू समाज का, संस्कृत समाज का सारा होना चाहिए। महापंचायत ने सरकार के सामने मांग रखी तो जवाब भी आ गया। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि जब उनके पास प्रस्ताव आएंगे तो उस पर विचार किया जाएगा। जैसा सामने उनकी ओर से विषय आएगा उसके बाद ही बात करेंगे, क्योंकि अभी तो 15 अगस्त की तैयारियों में सब लोग लगे हैं। इसके बाद वो कब कार्यक्रम करते हैं, कितना करते हैं, कैसा करते हैं, जैसे परमिशन वो लेंगे सरकार से, उस हिसाब से हमारे पास पंचायत करने की इजाजत इस शर्त पर दी गई थी कि इसमें कोई नफरत भरे भाषण नहीं दिए जाएंगे। लेकिन कुछ लोगों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की
वहीं महापंचायत को लेकर नूह की पुलिस भी पूरी अलर्ट रही। इसमें हेट स्पीच देने वालों पर नजर रखने के लिए खुफिया तंत्र अलर्ट रहा। यहाँ पर जिस भी वक्ता ने स्पीच दी उसको खुफिया एजेंसी ने रिकॉर्ड किया। हमने हर तरह से प्लान करके रखा हुआ था, पुलिस की तरफ से और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से, और दूसरी एजेंसीज भी पूरा यहाँ पे अलर्ट थे। लेकिन यहाँ सब कुछ शांतिपूर्वक निकला, जैसे आप लोगों ने भी देखा है। कुछ उन्होंने डिसीजंस अपने एक डेमोक्रेटिक वे में लिए हैं, तो वो हालांकि काफ़ी लंबा टाइम लगा, लगभग 10 बजे से ये चल रही थी, अभी 4 बजे कंक्लूड हुआ, लेकिन कुछ भी इसमें अप्रिय घटना नहीं हुई। पुलिस का हमने हर तरह से नाके लगा रखे थे जगह जगह पे, और कुछ भी ऐसा अशांति वाला माहौल नहीं बना। वहीं महापंचायत में नूह हिंसा का दर्द भी साफ झलका। जिन लोगों ने जान गंवाई उनके लिए महापंचायत में इंसाफ की मांग की गई। दरअसल 31 जुलाई को नूह में ब्रजमंडल यात्रा पर पथराव के बाद हिंसा फैल गई थी। हिंसा की आग पड़ोसी जिले गुरुग्राम, पलवल, फरीदाबाद में भी फैली थी। अन्य जिलों में भी छिटपुट घटनाएं देखने को मिली थी। हिंसा के दौरान होमगार्ड के 2 जवानों सहित 6 लोगों की मौत हुई थी। इसके साथ ही 150 से ज्यादा वाहनों को फूंक दिया गया था और 80 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। हिंसा के बाद हरियाणा के 9 जिलों में धारा 144 लागू की गई थी। ज्यादातर जिलों में धारा 144 हटा दी गई है, लेकिन नूह में पिछले 13 दिन से कर्फ्यू लगा है। मैं सबसे पहले आपको एक ही बात बता देना चाहता हूं कि मैं सर्वप्रथम सबसे पहले हिंदू हूं, उसके बाद मैं जाट हूं, और 36 बरादरी के अंदर मेरी आस्था है, और 36 बरादरी से ही हमारा समाज चलेगा। हमारे को सिर्फ एक ही चीज करना है कि हमने अपने गिरेबान में जाके देखना है कि हमारे समाज के अंदर कमियां कहां हैं, और वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। जिस दिन हम सभी जाति पाति को छोड़ के 36 बरादरी एक होने का काम करेंगे, उसी दिन हमारे से ताकतवर और हमारे से बहादुर आदमी कोई नहीं है। और जिस दिन हम एक हो गए, आप लोगों के सामने आंख उठाने की किसी की ताकत नहीं होगी, ना ही कोई झगड़ा होगा, ना ही कोई फसाद होगा। रही भाईचारे की बात, भाईचारा हमारे पास संख्या बल बहुत ज्यादा है, और हम आपस में 36 बरादरी अपना भाईचारा बना के रखेंगे, वही हमारे लिए बहुत है। बाकी हम किसी आदमी का विरोध नहीं करते, ना किसी धर्म का विरोध करते, लेकिन अगर हमारे धर्म पे कोई आँच आने का काम हुआ तो हम उसके लिए तैयार हमारे को रहना पड़ेगा। फिलहाल नूह में स्थिति धीरे धीरे सामान्य होती दिख रही है। स्थिति दोबारा न बिगड़े, इसको लेकर जहां सावधानी बरती जा रही है, तो वहीं हिंसा को लेकर पुलिस का एक्शन भी जारी है। अब तक 160 लोगों पर FIR दर्ज की जा चुकी है। 393 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। इलाके में मोबाइल, इंटरनेट और SMS सर्विस पर बैन लगा हुआ है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।